वेलकम बैक क्लास 11C। चिल्ड्रन, अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के। अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखना है। ये मैंने फर्स्ट केस जो दिखा रखा है, इसमें दो स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली, दो अलग अलग मटेरियल की स्प्रिंग है। ये आपस में सीरीज में कनेक्टेड है एम मास की किसी ब्लॉक से। यहाँ मैंने पहले स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट K1 लिख दिया है, दूसरे का फोर्स कांस्टेंट K2 है। पहले वाले का फोर्स कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2। इसी को यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में दिखा दिया है। अगर जब कभी भी दो स्प्रिंग सीरीज में, दो या दो से अधिक स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी होंगी, तो सबसे पहले हम फोर्स कांस्टेंट निकालेंगे। सीरीज के केस में पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का फॉर्मूला होता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, उस फॉर्मूले से हम K की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये K की वैल्यू आ गई इन केस ऑफ सीरीज। अब आप क्या करेंगे कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम बाई के, उसमें K की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आ जाएगा, M K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। तो ये याद रखेंगे, जब स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी होंगी तो K निकालने के लिए, फोर्स कांस्टेंट निकालने के लिए आप रेजिस्टेंस के पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखिए, यहाँ दो, सेकेंड केस में यहाँ दो स्प्रिंग पैरेलल में जुड़ी हुई है, ये पैरेलल में है। अगर एक स्प्रिंग से दूसरी स्प्रिंग नहीं जुड़ी हुई है, दो स्प्रिंग के बीच में अगर कोई ब्लॉक आ गया है तो पैरेलल होगा। जैसे ये दो स्प्रिंग हैं जिनका फोर्स कांस्टेंट K1 K2 है, उनके बीच में एक ब्लॉक है। या एक स्प्रिंग ये है, दूसरी स्प्रिंग ये है, लेकिन ये आपस में नहीं जुड़ी हुई, इनके बीच में कोई ब्लॉक आ गया। इसी तरह हॉरिजॉन्टल केस भी हो सकता है। ये मैंने एक स्प्रिंग बनाई, फिर बीच में कोई ब्लॉक आ गया, फिर इससे दूसरी स्प्रिंग जुड़ी हुई है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, ये सभी जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, यानी K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। जैसे रेजिस्टेंस में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगता है, वैसे यहाँ K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 लग जाएगा पैरेलल के केस में। जब K आ जाएगा तो टाइम पीरियड के इसी फॉर्मूले में आप K की वैल्यू रख देंगे, यानी 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। तो जो सेकेंड केस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। यस। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल पेंडुलम में एक हैवी पॉइंट मास को, बॉब को, एक लंबी स्ट्रिंग से जोड़ देते हैं, और ये जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वेटलेस होनी चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए और इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग का अपना कोई वेट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट एस से इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया है। अब इसके टाइम पीरियड का इसका हमको फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने क्या किया है, इस बॉब ओ को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पी पॉइंट तक डिस्प्लेस किया है एट एन एंगल थीटा। ये थीटा की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, 4 to 6 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो पहली कंडीशन है कि मोशन शुड बी इन ए स्ट्रेट लाइन, तो वो तभी होगा जब ये डिस्टेंस कम से कम हो, ये एंगल छोटे से छोटा हो, या ये एंगल डिस्प्लेसमेंट कम से कम हो। जब पी पॉइंट पे ब्लॉक है तो इस ब्लॉक का वेट mg, तो ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ये लाइन और ये आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन इसको कट कर रही है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। मैंने स्ट्रिंग में टेंशन T सपोज कर लिया है। अब मैं mg को रिजॉल्व कर रहा हूँ, जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर का कंपोनेंट mg cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक है, तो अब मैं एक्सप्रेशन निकालने जा रहा हूँ टाइम पीरियड के लिए। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन तभी सही होगा जब पहले हम ये प्रूफ करें कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने सपोज कर लिया है कि लेट ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल, ब्लॉक ना लिख के बॉब लिखें तो सही रहेगा, लेट ए बॉब ऑफ मास स्मॉल m
is attached to a string, string weightless होनी चाहिए of length capital L. When a bob is displaced by a distance small x from its equilibrium position O, then at a point P, following forces are acting. एक तो weight of a bob mg vertically downward, और दूसरा है टेंशन इन ए स्ट्रिंग. टेंशन को वैसे टी से लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ टाइम पीरियड को टी से लिख रहा हूँ, इसलिए मैं टेंशन को टी के बेस में पी लिख दिया है, क्योंकि ये टेंशन पी पॉइंट पे लग रहा है. टेंशन इन ए स्ट्रिंग टी पी अलोंग पी टू एस. नाउ देखिए, जो हमने बॉब को इधर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके डिस्प्लेस किया था, तो एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट जो फोर्स लग रहा है एम जी को जब रिजॉल्व करेंगे तो एम जी साइन थीटा इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लग रहा है, इसलिए ये एम जी साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा. तो अगर मैं आपसे रीस्टोरिंग फोर्स पूछूं, रीस्टोरिंग फोर्स को मैंने आपको बताया था हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं, तो यहाँ मैंने माइनस साइन के साथ ले लिया. ये एंगल चिल्ड्रन बहुत छोटा होता है, 3 to 4 डिग्री, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल. जब एंगल बहुत छोटा होता है तो हम लोग साइन थीटा को केवल थीटा भी ले लेते हैं, और जब इसको थीटा ले लेंगे तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ ओ पी अपॉन एल, ओ पी अपॉन ओ एस. ओ पी है एक्स और ओ एस है एल. तो मैं इक्वेशन 1 में ये साइन थीटा की वैल्यू रखने जा रहा हूँ. पुट टू इन इक्वेशन 1. 2 से अगर वैल्यू 1 में रख दूँ तो एफ इज इक्वल टू आ गया माइनस एम जी, थीटा की जगह रख दिया एक्स अपॉन एल. देयरफॉर एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स को मास से डिवाइड कर देना. एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉब ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम. तो अगर मैं f की वैल्यू माइनस एम जी एक्स अपॉन एल डिवाइडेड बाई m कर लूँ, m कर दें, तो m से m कैंसिल. तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आ गया माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स. तो देखिए यहाँ से भी ये प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डिस्प्लेसमेंट. Acceleration is directly proportional to minus displacement. Therefore, motion of a bob is simple harmonic. और जो इसमें डिस्प्लेसमेंट का जो कोफिशिएंट होता है ये होता है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी बाई एल, या ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाई एल. देयरफॉर टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा. टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और इसमें अगर ओमेगा की मैं वैल्यू रख दूं तो फॉर्मूला आ जाता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी. ये टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले से नज़र आ रहा है कि जो टाइम पीरियड होता है वो कैपिटल एल के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर मैं टी और एल के बीच में ग्राफ प्लॉट करूं तो ये स्क्वायरिंग करने पे यहाँ टी स्क्वायर आ जाएगा. तो टी और एल के बीच का ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक होगा,
और अगर यहीं टी स्क्वायर और एल के बीच में ग्राफ बनाए तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल के।